Hi guys, welcome to the chapter number 3 of our NISM series 15 research analyst exam series। और हमारी सीरीज़ का आज थर्ड लेक्चर है या फिर थर्ड वीडियो है। एंड आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर सीरीज जिसमें हम दो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, दो चैप्टर कवर कर चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट था और चैप्टर नंबर 2 सिक्योरिटीज़ मार्केट का इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर नंबर 3 में हम सिक्योरिटीज़ मार्केट के इक्विटी और डेट के ये जो कंसेप्ट है इनमें थोड़ा डीप डाइव करेंगे और समझेंगे। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप थर्ड चैप्टर पर डायरेक्टली हॉप ऑन करो तो उससे पहले एक बार आप चैप्टर 1 और 2 जाके देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाओ और आप चैप्टर 3 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। ऑलराइट, तो चैप्टर 3 का जो नाम है वो है टर्मिनोलॉजीज इन इक्विटी एंड डेट मार्केट। तो डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट में जो भी टर्म्स चलती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होती हैं, कुछ इजी टर्म्स होती हैं, कुछ होंगी आपने सुनी होंगी, कुछ होंगी आपने नहीं सुनी होंगी। तो सारी की सारी टर्म्स को हम इस वीडियो में एक बार सब देखेंगे कि क्या क्या है। एंड गाइस वन मोर थिंग, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सीरीज में जो कि सीरीज 15 है, ये सीरीज 15 का जो सर्टिफिकेट होता है अगर आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन देनी होती है तो ये नेसेसरी होता है। अब मान लो ये वो बाकी सीरीज की तरह नहीं है कि आपने बस रट्टा मारा और काम हो गया, इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और वही मेरा एम्फोसिस रह रहा है, मैं बाकियों की तरह आपको एक एमसीक्यू की लिस्ट देकर नहीं बोलूँगा कि इसी में से आएगा। ऑब्वियसली अगर आपको कंसेप्चुअली पता होगा कि किस चैप्टर में क्या क्या है तो आप खुद ही सारी चीज़ें कर दोगे। तो अपना एम्फोसाइज जो भी आप कर रहे हो वो सारा का सारा कंसेप्ट क्लैरिटी पे करो। ये जो नोट्स हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, तो अगर आप इनको भी अच्छे से कर दो तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो जो चीज़ें इनमें से एमसीक्यू जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे इक्विटी मार्केट से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है हमारी नॉमिनल या फिर ओरिजिनल वैल्यू एक सिक्योरिटी की जो कि इश्यूअर के लिए होती है। फॉर स्टॉक्स इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑन स्टॉक सर्टिफिकेट। तो एक क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यू पहले ही निकल कर आ जाता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो कि स्टॉक सर्टिफिकेट पे होती है। तो हमारी कौन सी होती है बताओ। तो हमारी ये होती है फेस वैल्यू। अब इसमें क्या एक चीज़ निकल कर आती है गाइस कि स्टॉक सर्टिफिकेट जिन लोगों को नहीं पता, जब पहले, अब तो शेयर्स डीमैट फॉर्म में आते हैं बट पहले यहाँ पे शेयर्स हमारे फिजिकल फॉर्म में होते थे। तो एक ओनरशिप प्रूफ के लिए हमें वहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसपे लिखा होता था कि एमआरएफ के शेयर्स फेस वैल्यू ₹1। फेस वैल्यू हमेशा कम ही होती थी और जितने पे भी वो स्टॉक सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू लिखी होती है वही हमारी फेस वैल्यू होती थी, ठीक है। उसके बाद आते थे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब होता है वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इट रिफ्लेक्ट्स द अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने कभी बैलेंस शीट देखी होगी कोई भी, यहाँ पर शेड्यूल 3 की जो बैलेंस शीट होती है तो वहाँ पर लिखा होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले वहाँ पर जो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा होता है और उसके नीचे मान लो फॉर एग्जाम्पल लिखा हो 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है, ₹10 ईच। तो ये हो गया हमारा 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए की किसी कंपनी की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 10 रुपए है ये हमारी आती है बुक वैल्यू निकलकर, क्योंकि ये अकाउंटिंग के लिए यूज हो रही है। अकाउंटिंग के लिए कंपनी ने यहाँ पर 10 रुपए लिखा है कि हमारे शेयर्स की जो बुक वैल्यू है वो 10 रुपए है, ठीक है। तो ये हमारी जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी होगी वो सिंपल सी हमारी यहाँ पर बुक वैल्यू है। मार्केट वैल्यू सिंपल सी भाषा में यही है कि मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के डायनामिक्स से जो वैल्यू निकल कर आती है वो हमारी होती है मार्केट वैल्यू। अब सिंपल से आप समझ लो कि अगर आप जाके किसी भी ब्रोकर पे देख रहे हो कि मान लो सुज़लॉन का शेयर है जो कि 70 रुपए का चल रहा है तो वो उसकी मार्केट वैल्यू है। तो सिंपल सी जिस पे बाय सेल ऑर्डर्स लग रहे हैं वो हमारी मार्केट वैल्यू है। तो सीधा से यहाँ पे ले लो ब्रोकर पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है, सिंपल हिंदी में लिखेंगे हम, ब्रोकर पे वैल्यू जो दिखाई दे रही है, ठीक है, दे रही है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, बाकी अगर एमसीक्यू बनता है तो इनसे बनता है, ठीक है, सप्लाई डिमांड ये जो डायनामिक्स वगैरह इन सब से, ठीक है। अगला आता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिप्लेसिंग एन एसेट इफ इट इज डैमेज और लॉस्ट। अगर कोई कॉस्ट है जो कि हमें एसेट को रिप्लेस करना, अगर वो मान लो डैमेज हो गया, ये खो गया है, कुछ भी हो गया, तो वो हमारी होती है हमारी रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। दिस वैल्यू कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एसेट। अब मान लो अगर कोई एसेट है जिसका हमारा जो है वो बहुत महंगा एसेट है, मान लो कोई बहुत महंगी जेसीबी मशीन है, कोई बहुत महंगा यहाँ पे हमारा फैक्ट्री यूनिट है, फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है उसकी मशीन है, तो उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। ऑब्वियसली बात है, एक डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जितनी महंगी चीज उतना ही उसको ठीक कराने का खर्चा। तो इसे ऐसे समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टिंग वैल्यू। द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिटरमाइंड थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स करंट मार्केट प्राइस। जब भी हम एक स्टॉक की वैल्यू फंडामेंटली ड्राइव करते हैं बिना उसके चार्ट पैटर्न को देखे, बिना उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू को देखे, ये वाली वैल्यू को देखकर, ठीक है, हमारे बिना उसकी मार्केट वैल्यू को देखकर, आई एम सॉरी, बिना उसकी मार्केट वैल्यू को देखकर, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू। अब ये काफी डिफर कर सकती है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एनालिसिस चलता है पूरा हमारा चलता है इंडस्ट्री के बेस पे, कि मान लो अगर मैं कोई कंपनी को
वैल्यू कर रहा हूँ, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी को मैं वैल्यू कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि उसके पीयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पीयर्स का क्या प्राइस चल रहा है। मान लो मारुति का शेयर है जो 2,000 रुपये का चल रहा है, तो महिंद्रा का कितने का चल रहा है। तो अगर मैं ऐसे करके फंडामेंटली वैल्यू डिराइव करने की ट्राई कर रहा हूँ, वैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो वो मेरा आता है यहाँ पर इंटरेस्टिंग वैल्यू। फिर आता है यहाँ पर अर्निंग्स। अब अर्निंग्स तीन तरह की होती है, हिस्टोरिक, ट्रेडिंग और फॉरवर्ड, ठीक है। अब हिस्टोरिक में क्या होता है कि पास्ट पीरियड्स में, मतलब नाम से पता चल रहा है कि पास्ट में जो वैल्यू थी उसकी, तो वहाँ पे हिस्टोरिक अर्निंग्स होती है कि 2020 में इसने इतना कमाया था, 21 में इतना, 22 में इतना, 23 में इतना, ठीक है। उसके बाद जो आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मोस्ट रिसेंट 12 मंथ्स, अगेन एमसीक्यू परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ट्रेडिंग अर्निंग्स में हम कितना टाइम पीरियड देते हैं, तो वो 12 महीने का देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दिस फिगर अपडेट्स मंथली एज न्यू डाटा बिकम्स अवेलेबल। ऑब्वियसली बात है, हर 12 महीने में वो हो रहा है, ठीक है। अब मैं लास्ट, अगर मैं अभी दिसंबर में बैठा हूँ तो मैं पिछले दिसंबर तक का देखूंगा, ठीक है। अगर मैं अब जनवरी में बैठा हूँ तो वो जो पिछले एक महीना था वो निगलेक्ट हो जाएगा, अब मैं जनवरी से देखूंगा। तो वही कह रहे हैं कि अपडेशन चलती रहती है जैसे जैसे हम आगे चलते रहते हैं। तो लास्ट के 12 महीने देगा, आगे बढ़ गया, फिर लास्ट के 12, फिर लास्ट के 12, फिर लास्ट के 12, ठीक है, ऐसे। अब फॉरवर्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्शन कंपनी अर्निंग्स की अपकमिंग पीरियड के लिए, टिपिकली कवरिंग द रेस्ट ऑफ इट करंट फिजिकल ईयर और द फॉलोइंग वन, मतलब आगे का 1-2 साल का जब हम देखते हैं हमारी फॉरवर्ड अर्निंग आती है। अब आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब जो होता है, इसका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब मान लो 99% चांस है कि ये आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एमपीएस इंटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है जिसका मार्केट प्राइस चल रहा है मान लो 100 रुपये, ठीक है, और उसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो मान लो 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को अब मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एमपीएस को ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 100 इंटू 50 ये मेरा आ जाएगा 5,000 रुपये, ये मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया। अब आता है इंटरप्राइज वैल्यू। अब ये दोनों लिंक हो रखे हैं, ठीक है, इस पे केस स्टडी बन सकती है गाइस, मैं फिर बोल रहा हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देन दस इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब इक्विटी के, अगर आप देखोगे कंपनी इक्विटी से नहीं बनती, इक्विटी से तो बनती है पर उसके साथ वो डेट से भी बनती है। तो जब हम सारी की सारी इंटरप्राइज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम सब चीज़ों का अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल से ये होता है कि अगर मैं अभी आपको इसका फॉर्मूला बताऊं तो इंटरप्राइज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विटी प्लस डेट। अब इसमें बहुत हमारे डेट आएंगे, ठीक है, शॉर्ट वाला भी और लॉन्ग वाला भी, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, ठीक है। और इसके बाद इसमें से हम एक चीज़ निकालते हैं, माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो जब भी आप निकालोगे, आप मान लो इसमें वो लिखा है ईवी इंक्लूड्स मार्केट कैप अलॉन्ग विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो इक्विटी और डेट को जब आप करोगे, या फिर आप सीधा सीधा यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ही कर सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी चल रही है, उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डेट को ऐड करके माइनस करोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो आपका निकल जाएगा। अब मान लो यहाँ पर हमारा मार्केट कैप चल रहा है 5,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो हमारा चल रहा है डेट, मान लो डेट दोनों मिला के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमारा 500 है, ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे दे रखे हैं 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है, तो मैं सीधा सीधा से 5,000 मार्केट कैप प्लस डेट, क्योंकि मेरे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है इसमें, और मैं माइनस कर दूंगा 100 जो कि मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 5,400 रुपीज़, मेरी ये एंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगी। तो इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं यहाँ पर कैटेगरीज क्या क्या होती है। तो ब्लू चिप होती है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स होता है। इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। ये हमारे शेयर्स होते हैं लार्ज वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी के, जिनका बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। एक एग्जांपल मैं आपको खुद दे देता हूँ, एल&टी है, ठीक है, मारुति सुजुकी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, वो हमारी आ जाती है यहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज पे। ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है और यहाँ पे अट्रैक्ट करती है सिग्निफिकेंट, ऑब्वियसली भाई बहुत फेमस है, तो इंटरेस्ट तो रिटेल इंस्टीट्यूशन दोनों से मिलेगा। और हाईली लिक्विड का मतलब होता है कि आप बाय सेल जहाँ पे भी आप ऑर्डर डालोगे आपको तुरंत शेयर मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने यहाँ पर बाय सेल का ऑर्डर डाला, आपका ऑर्डर ही नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का सिंपल से मतलब होता है कि मैंने अगर बाय का ऑर्डर लगाया, सेल का ऑर्डर लगाया, तो मेरा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पर ये नहीं होता। छोटी कंपनीज जो बहुत छोटी होती है उनके स्टॉक्स इलिक्विड होते हैं, मतलब आपको लिटरली वेट करना पड़ता है एक एक बाइंग सेलिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है, और यहाँ पे रिटेल इंस्टीट्यूशंस का दोनों का यहाँ पे आपको मिलता है इंटरेस्ट, और ये इनको लार्ज कैप स्टॉक्स भी बोलते हैं। मिड कैप मतलब होता है कि बीच की, ठीक है, उनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बीच का होता है, गुड लिक्विडिटी होती है, ठीक ठाक लिक्विडिटी होती है, स्मॉल कैप से ज़्यादा होती है, ब्लू चिप से कम होती है, मतलब ये बीच की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंपल सा समझ लोगे तो ब्लू चिप टॉप पे है, मिड कैप हमारी बीच में आती है, और उसके बाद हमारी स्मॉल कैप आती है। तो एक तरह से साइकिल चलता है, ठीक है। अब आ जाओ हम यहाँ पर स्मॉल कैप पे भी है, ये स्मॉलर कंपनीज होती हैं, लोअर मार्केट कैप और लोअर लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि लिक्विडिटी कम क्यों रहती है, क्योंकि इनमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अब ईपीएस क्या होता है, अब कुछ फॉर्मूलाज है गाइस,
तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ईपीएस का जो फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर इसे बोलते हैं। तो अर्निंग पर शेयर का यहाँ पर भी लिखा है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ये डेटा आपको दिया होता है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, केस स्टडी आएगी, तो ये डेटा आपको दिया होगा। डीपीएस क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, तो ये होता है हमारा डिविडेंड, सीधे सीधे से डिविडेंड डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जो भी होता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो जो होता है, पी रेशियो जो होता है वो हमारा होता है एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, ठीक है। दिखा है रेशियो ऑफ मार्केट कैप प्लस वो एमपीएस बाय ईपीएस, ठीक है। ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको नोट्स में देंगे तो नोट्स को भी इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना कि एमपीएस ईपीएस क्या होता है। एमपीएस मैंने आपको ऊपर समझाया था, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो होती है, और ईपीएस कैसे निकलता है और ईपीएस एमपीएस का फर्क क्या होता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ। थोड़ी रिसर्च आप भी करो कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा प्राइस टू सेल्स रेशियो, ठीक है। प्राइस टू सेल्स रेशियो जो होता है हमारा, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय एनुअल नेट सेल्स। अब मार्केट कैप कैसे निकलता है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। एनुअल सेल्स, ये नेट सेल्स है, ठीक है। नेट सेल्स का मतलब होता है कि सेल्स जितनी हुई कंपनी में, जिसमें से सेल्स रिटर्न निकाल दो तो आपकी नेट सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हो गए हमारे। उसके बाद आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, तो यहाँ पर सीधा सीधा होता है मार्केट प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। ये हमारा होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है। ये हमारा होता है मार्केट प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को कम वोटिंग राइट, मतलब वोटिंग राइट मिलते हैं, बट डिफरेंशियल है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से कम है। तो यहाँ पर यही होता है कि दे अलाउ कंपनीज टू रेज कैपिटल वाइल लिमिटिंग द डाइल्यूशन ऑफ वोटिंग पावर। मतलब ये होता है कि अगर मान लो इक्विटी शेयर्स, ऑब्वियसली ओनर्स बोला जाता है उन्हें कंपनी का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसी को अगर इक्विटी रेस करनी है या फिर आपको शेयर्स रेस करने हैं, शेयर्स इशू करने हैं, बट आप नहीं चाहते कि ओनरशिप ज़्यादा डाइल्यूट हो, तो आप ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी भी इशू कर सकते हो। अब कुछ और डेट मार्केट की, इक्विटी की हमने सारे पढ़ दी, अब थोड़ी डेट की देख लेते हैं, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज स्टेटेड बाय इशूअर फॉर स्टॉक्स इट इज ओरिजिनल कॉस्ट, वही सर्टिफिकेट पे। बॉन्ड्स पे वो होता है कि अमाउंट आप रीपे कितना करोगे बॉन्ड होल्डर को मेच्योरिटी पे। बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी एक मेच्योरिटी डेट होती है, आपको पता होगा। तो जो अमाउंट हम वहां पे उस टाइम पे मेच्योरिटी पे करेंगे वो हमारी होती है फेस वैल्यू। कूपन रेट एक तरह से इंटरेस्ट रेट होता है, सीधा सीधा आप इसे इंटरेस्ट रेट बोल सकते हो। और इसमें यही है कि ये इंडिकेट करता है कि कितना बॉन्ड ऑफर करेगा एट द टाइम ऑफ इशुएंस। मतलब कि मान लो अगर 9% मेरे डिवेंचर्स हैं, ठीक है, तो मेरे को पता है कि जब ये मेच्योर होंगे तो मेरे को 9% का यहाँ पे यील्ड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही बात है। मेच्योरिटी वैल्यू वही होती है कि जब बॉन्ड होल्डर की जो मेच्योरिटी है, जो उसके कूपन्स है या जो भी उसका यहाँ पे डिवेंचर्स हैं, कुछ भी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो मेच्योर होंगी तो उसको कितना पैसा मिलेगा उसके साथ, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल, इनिशियल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है बॉन्ड में जब वो इशू होता है। तो वही सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई पैसा लगा रहे हो, अब आप 10,000 की कोई चीज़ खरीद रहे हो, 20,000 की खरीद रहे हो, तो वो जो बॉन्ड्स आप जितने के खरीद रहे हो वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड, रिडेम्पशन मतलब होता है कि जब मेरी मेच्योरिटी डेट आ जाती है तो रिडीम करता हूँ मैं। जैसे म्यूचुअल फंड रिडीम होते हैं ना, वैसे बॉन्ड भी रिडीम होते हैं। तो इसमें वही सिंपल सी बात लिखी है, अपॉन रिडेम्पशन द बॉन्ड इज कंसीडर टू हैव मेच्योर्ड, मतलब कि जब उसको रिडीम आपने कर दिया मतलब उसकी मेच्योरिटी डेट हो गई। अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगेन इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आप याद कर दो, मोर देन इनफ है। ये सब आपको दिए होते हैं, इसमें कुछ निकालना नहीं पड़ता। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो होता है एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी थी, ठीक है, जो कि 100 रुपये की, मैंने उसकी वैल्यू 100 रुपये की एंड में चली गई और मैंने उसको खरीदा था 90 रुपये में, तो इनिशियल वैल्यू मेरी 90 हो गई और 100 रुपये उसकी हो गई मेरी एंड वैल्यू। और फिर मैं उसे डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे इनिशियल वैल्यू से, तो मेरा यहाँ पे 10/90 आ जाएगा, या मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1/9, ठीक है। तो सिंपल सा ये होता है, ये कुछ 0.088% आएगा। तो ये बेसिकली मेरा जो होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो जाता है। तो ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। करंट यील्ड जो होता है हमारा सिंपल कैलकुलेशन होती है बॉन्ड के रिटर्न की, डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द बॉन्ड्स एनुअल कूपन पेमेंट बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस, और ये परसेंटेज में दिया जाता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यील्ड और इंटरेस्ट हमारे बहुत सिमिलर होते हैं। यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है बॉन्ड के रिटर्न का, जिसमें हम सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को देते हैं, कूपन को भी, प्रिंसिपल रीपेमेंट को भी, और फिर इन्हें डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। अब यहाँ पर जो होता है वो हमारा पीवी एनपीवी वगैरह का कंसेप्ट लगता है, बट सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है किसी भी बॉन्ड की वैल्यू को डिटरमाइन करने का। इसमें हम सब अकाउंट करते हैं, कैश फ्लोज भी लेते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज की फ्यूचर वाले टाइम में वो कितना हमें रिटर्न दे सकता है, और फिर उसको डिस्काउंट करते हैं आज के टाइम में कि आज के टाइम में कितना दे सकता है। वो डिस्काउंटिंग का रेट वेरी करता है इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट, वो 9% भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो
उसको हम डिस्काउंट करते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है जब भी हम कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, किसी का वैल्यूएशन करते हैं, तो DCF सबसे एक वैल्यूएबल, मतलब मान लो सबसे फेमस एक तरीका है जिससे आप वैल्यू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन। तो ये वही है कि आप कितने टाइम में कितने ड्यूरेशन का बॉन्ड है। बॉन्ड जिनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है उनमें ज़्यादा प्राइस चेंजेस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस कंपेयर टू बॉन्ड्स विद शॉर्टर ड्यूरेशन, मतलब उसमें ज़्यादा प्राइस चेंज होते हैं जिसकी बॉन्ड की मेच्योरिटी ज़्यादा है, और वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारे टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, बट मैं आपको सिंपल भाषा में बिल्कुल समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना है। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स यहाँ पे आपको कुछ भी है ना पेमेंट नहीं देंगे। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आता है पेपर में, आपको कोई भी है ना पेमेंट नहीं देंगे, यहाँ इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ ये बोला जाता है कि भाई हमारे जो डिबेंचर है उसकी ओरिजिनल वैल्यू आज से 5 साल बाद 100 रुपये हो जाएगी, बट आज मैं तुमको ये 80 रुपये का दे देता हूँ, ठीक है, 80 रुपये का दे देता हूँ। तो भाई उसका तो फायदा हो गया, उसे पता है गारंटी कि आज से 5 साल बाद ये 100 रुपये का हो जाएगा, तो आज मैं इसे सस्ते में देके 5 साल बाद 100 का बेच दूंगा। तो यही दिखा है कि इंस्टेड दे आर इशूड एट डिस्काउंट। 100 की चीज़ मैंने 80 में दे दी, तो मैंने डिस्काउंट पे दे दी उसके फेस वैल्यू पे, और फिर मैं उसे पार पे रिडीम कर दूंगा, मतलब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 100 रुपये की उस पर रिडीम कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रिटर्न हुआ वो क्या हुआ? वो 20 रुपये का। तो ये दिखा है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है परचेज प्राइस और रिडीमशन वैल्यू का, वही मैं यहाँ पे मेरा रिटर्न होगा। फ्लोटिंग रेट में सिंपल सा इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो रिटर्न होता है या यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है रेफरेंस बेंचमार्क के लिए कूपन रेट दैट इज पीरियोडिकली एडजस्टेड बेस्ड ऑन रेफरेंस बेंचमार्क। ये एडजस्टमेंट इंश्योर करता है कि इंटरेस्ट के पेमेंट रिफ्लेक्ट करे करंट मार्केट प्राइस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेम नहीं रहते। कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होते हैं वो ऑप्शन देते हैं डेट को इक्विटी में करना, हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड नोट्स क्या होते हैं यहाँ पर? तो ये प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं मेच्योरिटी तक, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज एलोकेटेड टू अ सिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल वाइल द रिमाइंडर इन इन्वेस्टेड इनटू हायर रिस्क एसेट। तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पर जो आपकी प्रिंसिपल तक का अमाउंट है वो बहुत सेफ एसेट्स में यहाँ पे डाला जाता है, और बाकी हाई रिस्की में डाल देते हैं ताकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सिक्योर हो जाए। अब ये ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल रहता है क्योंकि उनको यहाँ पे सेफ्टी का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिंसिपल होता है जो कि चेंज होता रहता है। द इन्वेस्टर रिसीव्स द ग्रेटर ऑफ द फेस वैल्यू और इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। इंश्योरिंग दैट बोथ कूपन पेमेंट्स एंड प्रिंसिपल आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब आपको पता होगा पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है, तो बेसिकली अगर आप ये तरह के सिक्योरिटीज देते हो तो आपको यहाँ से इन्फ्लेशन से बचने की काफ़ी वो मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रेटर मिलेगा फेस वैल्यू या फिर इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रिंसिपल, जो भी ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पे सेफ हो जाते हो। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक करेंसी के अलावा इशू होते हैं, चैप्टर 1 में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो कंपनीज जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में होती है वो इशू करती है बॉन्ड्स USD में, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वही चीज़ है। एक्सटर्नल बॉन्ड्स यहाँ पे इनको यूरो बॉन्ड्स भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। ये इशू करे जाते हैं करेंसी में डोमेस्टिक करेंसी के अलावा, डोमेस्टिक करेंसी नहीं बोलूँगा यहाँ पर, बेसिकली जिस भी वो करेंसी में जिस भी वो कंट्री में इशू हो रहे हैं उसके अलावा कोई भी है तो वहाँ पर इशू करे जाते हैं। अब बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल अ बॉन्ड इशूड इन US डॉलर्स इन कुवैत would be considered a euro bond because बॉन्ड करेंसी डिफरेंट फ्रॉम कुवैत लोकल करेंसी, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर इंडिया में कोई US का बॉन्ड इशू हो रहा है तो वो एक्सटर्नल बॉन्ड माना जाएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसा बॉन्ड, ये पहले मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, बॉन्ड अगर कोई आउटसाइड इशू हो रहा है इंडिया के बट वो इंडियन रुपीज़ में डिनोमिनेटेड है तो मसाला बॉन्ड्स की कैटेगरी में आता है। परपेचुअल बॉन्ड्स लास्ट है हमारा। दीज बॉन्ड्स डू नॉट हैव अ फिक्स मेच्योरिटी डेट। इनकी कोई भी फिक्स मेच्योरिटी डेट नहीं होती। परपेचुअल का जो मतलब होता है वही होता है हमारा कि यहाँ पर फिक्स नहीं है, ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। तो यहाँ पर होते हैं इशूअर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिडीम द बॉन्ड एट एनी स्पेसिफिक टाइम, इन्वेस्टर रिसीव पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट बट द प्रिंसिपल अमाउंट में नेवर बी रिटर्न। तो मतलब सिंपल से यहाँ पर होता है कि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन से ऐसे हमारे बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर मिलता ही नहीं है वापस। तो सिंपल से वो परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि उनकी इनडेफिनेट हमारी जो होती है वो मेच्योरिटी लाइफ होती है, ठीक है। तो यही है, ये सारे बॉन्ड टाइप्स होते हैं। तो यही है बेसिकली इस चैप्टर में। ये चैप्टर में सारी की सारी जो टर्म्स थी मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने कवर कर दी। तो यही सी वो सारी टर्मिनोलॉजीज इन इक्विटी एंड डेट मार्केट जो कि आपको पता होना चाहिए। कोई भी डाउट वगैरह रह गया तो बता देना, और सब्सक्राइब कर दो गाइस, आपके लिए इतना वैल्यूएबल कंटेंट आ रहा है, इतनी आसानी से मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड कोई भी अगर डाउट फीडबैक है तो कॉमेंट सेक्शन तो ओपन है, बस एक ड्यूटी है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाने चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी तो बेल आइकन ऑन कर देना। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग। ध्यान रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।